ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? यस अनिमेश। कुछ नहीं, छोड़ो। कभी कभी अपनी असलियत भी देख लेनी चाहिए ना, इसलिए हटा दिया। गुड आफ्टरनून सर। कभी गुड आफ्टरनून। अरे गलती से कुछ नहीं हुआ, एक काम था जरूरी, उसकी वजह से करना पड़ा। नया लुक सर। अरे नया लोग कुछ नहीं है, क्लीन कर दिया है, कुछ काम था इम्पोर्टेंट, उसकी वजह से। एग्जैक्टली वही था अनिमेश। सर पहला बार देखा ना। इंटरव्यू था इसलिए हटाना पड़ा। क्या सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर इंटरव्यू? वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। मतलब बेसिकली पॉइंट ये था कि व्हेन दे वर आस्किंग मी क्वेश्चंस, तो मैं चुप नहीं था, मैं आंसर दे रहा था। और ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ नॉनसेंस आंसर दिए अप टू द मार्क। बेसिकली पता नहीं लग पाता कि वो लोग क्या जज करना चाह रहे हैं। मतलब वो बैठे रहते हैं, वो क्वेश्चंस पुट करते रहेंगे। तो आप लोग चाहो तो मैं आपके संग शेयर कर सकता हूँ कि उन्होंने मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे। यस सर, प्लीज। सर नहीं, हाँ वो तो इजी होता है। आरआरबी पीओ का था, पीओ पोस्ट के लिए था। हाँ, तो मैं आपके संग शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस। क्वेश्चंस क्या पूछे थे वो भी बताता हूँ आपको मैं, ठीक है? प्रेरणा देर आस्किंग मी कि मेरा क्लीन शेव क्यों है, और मेरा रीजन था कि मेरा इंटरव्यू था आरआरबी पीओ पोस्ट के लिए, पीओ के लिए, तो इसलिए मुझे क्लीन करना पड़ा, ठीक है? तो आप लोग चाहते हो जानना क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या एक्सपीरियंस था? यस सर। ठीक, देखो पहले तो मैं गया था यहाँ से, लखनऊ था मेरा इंटरव्यू, ठीक है? तो वहां में गया, मॉर्निंग में 8:30 बजे मुझे बुलाया गया था, ठीक है? तो सुबह रेडी वेडी होकर पहुंचे, तब तक तो कोई नर्वसनेस नहीं थी मुझे, पूरे टाइम कोई नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि मैंने इससे पहले काफी इंटरव्यूज दिए, प्राइवेट में भी और इसमें भी। तो बट मुझे नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, ठीक है? और उसके बाद बट जो पैनल था वहां पे, ऐसा स्ट्रिक्ट पैनल मैंने पहली बार देखा, तो थोड़ी नर्वस मुझे तब हुई थी जब मैंने बाहर से उनका फेस देख लिया था। तो मेरे से पहले जो कैंडिडेट अंदर गया, तो जब गेट खुला था तो मैंने उनको देख लिया था पैनल को। तब उसके बाद 5 मिनट तक, जब तो मेरा इंटरव्यू का नंबर आना था तभी मैं नर्वस हुआ था, ठीक है? मैं अंदर गया तो वहां पे 5 लोग थे, 5 लोग बैठे हुए थे, और 3 लोग आपके सॉरी 4 लोग मेल थे, मेल पर्सन थे, एक मैम थी, और सारे लोग 55 प्लस होंगे एजेड में, ठीक है? तो वही चीज थी कि मैं भी थोड़ी बहुत चीज देख के गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गेट पे खड़ा, वो पूछे सर मैं कम इन मैम, मैं कम इन, सिर्फ इतना बोला, उन्होंने बोला आइए। फिर मेरे पूछने से पहले, मतलब बेसिकली पहले मैं अंदर गया तो मैंने सबसे पहले जो वहाँ पे फीमेल बैठे थे उनको गुड मॉर्निंग बोला, और फिर गुड मॉर्निंग बोला और सारे मेल की आंखों में देखा, ठीक है? उसके बाद उन्होंने पहले खुद ही बोल दिया था, विश्वास प्लीज टेक योर सीट, पूछने से पहले, ठीक है? उसके बाद पहुंचते ही मिडिल में सर बैठे थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उनकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, तो उनका जो पर्सनैलिटी था उनको देखकर मैं डर गया, मतलब डर इन द सेंस लिया कि मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था, विश्वास अपने बारे में बताओ, ठीक है? तो मैंने अपने बारे में बताया, ऑब्वियसली बात है कि मुझे नाम, उनको मेरा नाम पता था, है ना? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि विश्वास अपने बारे में बताओ, तो ऑब्वियसली बात है कि कभी गलती मत करना इस चीज की, मैंने भी ध्यान रखा इस बात का कि ऑब्वियसली बात है कि उनको अगर आपका नाम पता है तो फिर नाम से इंट्रोडक्शन कभी नहीं करना चाहिए। फिर मैंने बोला सर मैं इधर से हूँ, आगरा के पास रहता हूँ, मैंने अपना 10th एंड 12th ऐसे किया है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन में मैं बीई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, मैंने सोलापुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है, मतलब इस टाइप से इंट्रोडक्शन दिया। एंड मैं लास्ट मैंने क्या बोला कि मैंने असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट भी क्वालिफाई कर रखी है इंडियन रेलवेज में, ऐसे करके। और फिर बताया कि लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ,
तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मैं मतलब बेसिकली उनको ये अच्छा लगा कि मैं प्रिपेयर करते करते अपने अपने उस पर भी मतलब अपना खर्चा उठा रहा हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगी ये चीज। उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर जो टेक्निकल क्वेश्चंस में आ गए वो लोग, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके अकॉर्डिंग बैंक क्या है, व्हाट इज बैंक। मैंने वही बताया जो एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ठीक है, ज्यादा कुछ इधर उधर तो है नहीं। मैंने बोला बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो अपने कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और उनको लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आंसर कैसा था, ये ठीक था? अब डिस्कशन कर रहे हैं तो बताओ आपके अकॉर्डिंग और क्या आंसर हो सकता था इसका एप्रोप्रिएट, कि बैंक क्या है, आपको क्या लगता है? मतलब और आप क्या बैंक को डिफाइन करोगे? आपसे पूछा जाए कि स्कूल क्या है, तो भाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं। अब चाहे उसको आप रटा रटा ज्ञान बोल लो, चाहे ऑब्वियस बात है कि डेफिनेशन में एक एग्जैक्ट वर्ड में आप उसको उतना ही एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, सिंपल एंड कैजुअल था। और इवन मैंने यहाँ पर आके उनके बाद जो आईएएस की फैकल्टीज है उनसे भी डिस्कस किया था, मेरा जो इंट्रोडक्शन था, तो उन्होंने ये बोला था कि बहुत सिंपल एंड सोबर ऐसे ही रखना चाहिए। मैगी साउंड थोड़ी करना, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि जो हमारा इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर ये मिस्टेक होगी मेरे से कि मुझे शुरू करना था कि आरबीआई एट द टॉप रहता है, और उसके बाद फिर मैंने एक्चुअली बताया कि सर हमारे यहाँ जो बैंक्स है वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं। जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है जिसके अंदर आपका प्राइवेट पब्लिक और फॉरेन बैंक्स आता है। उसके बाद आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। उसके बाद आपका पेमेंट बैंक होता है। उसके बाद मैंने जो भी थे, हाँ, रीजनल रूरल बैंक होते हैं आपके। उसके बाद आपका ये अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आया उधर से मैम से कि आरआरबी क्या है। मैंने आरआरबी मैम एक सेंटर में है, इन सबका हेड होता है, ठीक है। फिर एक सर ने उधर से एक क्वेश्चन पूछा नाबार्ड क्या है, तो मैंने बताया था नाबार्ड एक स्पेशल बैंक है जो फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, बात खत्म। ठीक है भाई, सही लगा इसका आंसर? तो मैं आप लोगों से पूछूंगा Yes, क्योंकि sir. मुझे तो पता ही नहीं है कि वो लोग मुझे 10 में से कितनी रेटिंग देने वाले हैं, तो मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है एट एन एवरेज, ठीक है। और हाँ, मैं आंसर्स में दिए हैं, मैं कहीं रुका नहीं था। फिर उन्होंने फिर बोलिए रिया। You are now कुछ नहीं unmuted. सर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो अभी बजट आया है फेफ में, आप इसका ओवरव्यू दे सकते हो एक तरीके से, मतलब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, मतलब उनका एक थिंकिंग क्या है। तो मैंने वही स्टार्ट किया, सर जो ये इस बार जो बजट पेश किया गया था ये हमारा ऐतिहासिक बजट था, क्योंकि इसे डिजिटली पेश किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। उसके बाद मैंने बोला कि इस बार जो गवर्नमेंट को लॉस हुआ है कोविड की वजह से, तो उनका उद्देश्य ये दिख रहा था, वो डिसइन्वेस्टमेंट काफी करने का हर सेक्टर में उनका प्लान है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मैंने एग्जांपल दिया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सबसे ज्यादा अभी प्रॉफिट में चलने वाला पब्लिक सेक्टर है। तो इसको डिसइन्वेस्ट करने का प्लान चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको सेल करेंगे तो काफी एक अच्छा कैपिटल आएगा जिससे वो और जगह पर इन्वेस्ट कर पाए। फिर उन्होंने बताया, थोड़ा सा आप इसको समराइज कर सकते हो। तो मुझे लगा शायद वो बैंकिंग सेक्टर में जा रहा हूँ तो बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने बोला सर सिमिलरली बैंकिंग में भी डिसइन्वेस्टमेंट करने का ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैंने बताया कि 4 बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से किसी 2 बैंकों को डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइज करने का उनका जो है प्लानिंग है, ठीक है। इतने 2 पॉइंट्स मैंने बोले। हाँ, दोनों में यहाँ पर आप इंटरव्यू आराम से दे सकते हो, बिंदास हिंदी इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आप फॉरेनर से डील नहीं करने वाले हो, बैंक में जाने के बाद आप कस्टमर से डील करने वाले हो, तो इट्स नॉट एन इशू। मैंने हिंदी में दिया था इंटरव्यू पूरा। बोलिए उमंग। सर मतलब जैसे हमारे एग्जाम्स में हमें लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है इंग्लिश या हिंदी में से, तो उसको कोई ऐसी इश्यू तो नहीं होता कि हमें इंटरव्यू भी, अगर हमने इंग्लिश चूज किया तो हमें इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना है, या हिंदी चूज किया तो इंटरव्यू भी हिंदी में? देखो, अगर वैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टार्टिंग में कि इंग्लिश से पूछते नहीं है, लेकिन ध्यान हमेशा इस बात पर रखो कि अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो, देखो मेरा सिर्फ ये था पॉइंट कि मुझे जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उस पर ध्यान ज्यादा हो, ना कि इंग्लिश की फ्लुएंसी पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कोई रटे रटे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जा रहे, ठीक है। मतलब एक आध क्वेश्चन तो स्टैटिक पूछा, लेकिन काफी चीजें ऐसी पूछी। तो फिर उन्होंने ये, मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप जिस चीज में अपने आप को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल हो, आप वो लैंग्वेज यूज करो। एक्सप्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर सोचना नहीं पड़े, ठीक है। इसलिए मैंने हिंदी में दिया, और कोई इशू नहीं है हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू देने,
ठीक है, कोई तो ये दिक्कत हर नहीं। तरह के एग्जाम्स के इंटरव्यू में ऐसा ही चलता है या फिर मतलब बैंकिंग एग्जाम्स में इतनी वो होती है कि देखो जैसे बेसिकली आरबीआई का अगर हम दे तो आरबीआई में भी ये होता है कि इतना कूल सिस्टम कि हम इंग्लिश या हिंदी कुछ भी बोल सकते हैं कि किसी में नहीं, भी। ऐसा नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज, वो चीज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आरबीआई के लिए, बट उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया था तब वो हिंदी में ही था पूरा। ठीक है। ओके ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, वो एक इशू नहीं है। आप, आई थिंक यू शुड रिप्लाई इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर आस्किंग क्वेश्चंस। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बेसिकली ये ध्यान रखो कि आप किस सेक्टर में जा रहे हो। ठीक है, वहां पर आप जाने के बाद, हाँ हाँ बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, वो यार लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी बेसिकली कस्टमर डीलिंग रहती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये था, और बस ये, और उन्होंने फिर लास्ट में पूछा कि आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, तो मैंने बता दिया कि सर मुझे मोटिवेशनल मूवीज देखना पसंद है, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना पसंद है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ और जिस चीज में मतलब जो एज ए फैकल्टी हूँ, तो मुझे हमेशा अपने आप को एक मोटिवेट रखना पसंद है, जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट रख सकूँ। तो ये चीज बोली, फिर बोला कि, फिर उन्होंने पूछा अच्छा और चीजें, मैंने क्रिकेट खेलना पसंद है, और उन्होंने पूछा और चीज, मैंने कहा सर 2013-14 से, हाँ 13-14 से मैं इसी में फोकस हूँ, मतलब मुझे पजल सॉल्व करना इतना अच्छा लगता है कि मैंने 6 मंथ्स के अंदर आर एस अग्रवाल की पूरी बुक लगा ली थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर बता इतना ही हुआ, फिर चला गया मैं बस। बाकी मेरे को ये चीज अच्छी लगी अपने, कि मैं कहीं रुका नहीं था, पॉइंट ये था बस। और तो बेसिकली जनरल बातें ही पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेट कर दो, देखो ऑनेस्टी के साथ रेट करना, ठीक है। अभी वो पता नहीं यार ये हाँ ये क्या ही चाहिए सर, इंटरव्यू नहीं, एक्चुअल में पता है उनके, वो लोग भी एक माइंडसेट के साथ बैठते हैं, वो ऐसे मतलब बताते हैं। मैंने एक सीनियर से बात करी, ऑलरेडी लगे हुए हैं, और उनका रेंज रहता है 55 to 75 के बीच में, 100 में से। ठीक है, अगर आपका एवरेज इंटरव्यू आएगा तो 60-65 दे देंगे, अच्छा गया तो 70 के आसपास, नहीं तो 75। 80 पे तो पहुंचते नहीं है, मतलब 80 के लिए पता नहीं क्या चाहिए उन्हें। ठीक है, और 50 से कम जाते नहीं, यही रेंज है 55 to 75 की, ये रहती है। बाकी देखते हैं फाइनल लिस्ट कैसे होता है तो पता चलेगा। हाँ, अगर रेंज भी हुआ तो वो मार्क ऐड करके तो फिर हो ही जाएगा ना। हाँ, वो 80-20 रेशियो रहता है, आपका मेंस का स्कोर 80 और इंटरव्यू 20, मतलब 4:1 का रहता है। सर अगर ये रेंज हो तो मतलब उसमें भी मतलब हायर, मतलब अपर ब्रैकेट में ही आएंगे सर, ये मतलब हाँ वो हमको तो। हाँ, मतलब ऐसे ही नॉर्मली पूछे जाते हैं। मैं बेसिकली इतना फोकस कर रहा था, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी सीरियसली बोलूं, जनरल कैटेगरी वालों को जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है ये ऑनेस्ट चीज है। ठीक है, वैसे बोलना नहीं, बट ये है, फैक्ट है यार। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस बेसिकली मैंने आपके संग डिस्कस किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कभी ना कभी आप भी इस पड़ाव पर पहुंचोगे और फिर आप सर्च करोगे। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ एक बात बोलूंगा कि हमेशा ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि करंट पर ध्यान दो। करंट रट्टा नहीं मारना है। करंट एक्चुअल में क्या होता है, जब आप करंट को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 1-2 महीना तो आपको बहुत बोझ लगता है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ी। जब आप धीरे धीरे चीजों के साथ रूबरू होने लगते हो ना, तो क्या होता है, फिर आपको एक इंटरेस्ट जगने लगता है कि अच्छा ये सेक्टर में इतना डिसइन्वेस्टमेंट है, ये शेयर होल्डिंग इतनी होगी, तो फिर वो एक आपकी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल ओके, आपने किस किस में इंटरव्यू दिया अभी तक? नहीं, कैंपस में ही था। हाँ, फिर इसके बाद एक और, मतलब जब मैं स्विच कर रहा था सेक्टर तब था। अच्छा अच्छा। और फिर इसके बाद एक मतलब ऐसे एजुकेशन सेक्टर में भी था मेरा। तो मैंने भी बहुत सारे प्राइवेट में बहुत दिए इंटरव्यूज, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, विप्रो, सब में दिए। लेकिन बस यही है कि वहां पर ऑब्वियसली बात है कि अब मैं शिफ्ट करने का मेरा रीजन भी ये था कि वहां पर सारे 55-60 प्लस वाले लोग हैं। आज भी उनका माइंडसेट प्रोफेशनल, अगर कोई प्रोफेशनल लुक की बात करता है तो अगर आप आज की जनरेशन को देखोगे तो वो बोलते हैं कि ठीक है, कि ये आपको चलता है, मतलब आज की जनरेशन को। बट आज भी जो 55-60 वाले लोग हैं, उनका माइंडसेट ये है कि प्रोफेशनल मतलब क्लीन टाई, बस ये है प्रॉपर आपको शूज। तो मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, ये फिर से आ जाएगी। पहले इंटरव्यू में तो किया ही नहीं था सर मैंने
हाँ, प्राइवेट वाले में तो उसमें रहता है ना कि एचआर वगैरह जो आते हैं वो सारे नए जनरेशन के होते हैं, तो उनको तो फिर उनको ना स्मार्ट बंदे चाहिए जो शेव वेव रख के अच्छे लगे, तो वो अलग अलग माइंड सेट है, एज पे बहुत डिपेंड करती है चीजें। ठीक है, तो यही है कि मैंने आप लोगों के संग शेयर किया सो दैट आप भी मोटिवेट फील करो थोड़ा सा, है ना, कि भाई हाँ मैं भी वहां तक पहुंचना, एक टारगेट है, ठीक, रखो उसके भी। और बाकी तो फिर देखो यार, यहाँ तक जब पहुंचते हो, हार्डवर्क किया तभी यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद भगवान के हाथ में होता है सब चीज। ठीक है, क्योंकि किस्मत तो आपको, किस्मत का तो रोल तब प्ले होता है जब आपका हार्डवर्क आपको यहाँ तक खींच के ले आए। ठीक है, फिर किस्मत के ऊपर है। ठीक है, बाकी ठीक है, लाइफ है, कुछ ना कुछ तो सब कर ही लेंगे भाई अपनी लाइफ के साथ। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप अच्छा कुछ लाइफ में कर ही लोगे, तो इतना टेंशन नहीं है, बस बिना टेंशन के ना करते जाओ और उस चीज को एंजॉय करो। कनिका एक्चुअल में वो चीजें सब छोड़ो, हमें बेसिकली देखना नहीं चाहिए किसी से, हमें सिर्फ अपने कंपटीशन को अपनी कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक है, बाकी सबकी किस्मत अलग अलग है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के साथ। ठीक है, पहले तो इसी हार्डवर्क को करना है। अच्छा, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था क्या? हाँ सर, लास्ट क्लास में किया था सर। अच्छा, तो किस Questions, टॉपिक कुछ क्वेश्चंस किए थे, ऑड वन आउट तक किए थे हमने क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट, राइट? ठीक है, इसके बाद वाला भी हो गया बाद था। वाला भी हो गया था। ये वाला हाँ, और नीचे मतलब यहाँ तक हो चुका था। सर इससे पहले क्लास में तो सीटिंग अरेंजमेंट करा रहे थे ना। हमने ये स्टार्ट कर दिया था लास्ट में जाके टॉपिक। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक हो गया था 9th क्वेश्चन का। एक बार एग्जैक्ट क्या था यार? ये नहीं हुआ, यहीं से कर लेते हैं सर, मतलब इजी तो क्वेश्चंस ही हैं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन है शायद। इसमें हाँ ये वाला हो गया था, ठीक है, वाला हो गया चलो ठीक है। अब कृतिका, ये वाला टॉपिक बेसिकली बैंकिंग में रहता है, एसएससी में ये देखने को कम मिलता है ये टॉपिक। ठीक है, अब आपका मैं आपको एक बार बता देता हूँ बेटा कि ये जो आपका 12 से 2 का जो बैच चल रहा है ना, ये जो हमारा बेसिकली जो हमारा ऑफिशियल टाइम है बैच का 12 से 2, इसमें रीजनिंग में जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ एक टॉपिक रिमेनिंग है, वो है ऑर्डर रैंकिंग। ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको, पहले ही एक बार क्लियर कर देते हैं, सब चीज ठीक रहेगी, आपको टेंशन नहीं होगी फिर। ठीक है, ये टॉपिक बाकी सिर्फ एसएससी वालों का। बाकी आज हम लोग कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बैंकिंग के लिए है, पजल इसके बाद स्टार्ट करेंगे वो भी बैंकिंग के लिए है, उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट स्टार्ट करेंगे वो भी बैंकिंग मेंस के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 12 से 2 है वहाँ, हाँ रुक जाओ मनु, 12 से 2 में आपका ये जो कोर्स है यहाँ खत्म हो जाएगा, बैंकिंग मेंस और एसएससी प्लस बैंकिंग का। उसके बाद जो 2 से 3 क्लास चलती है वहां पर आपकी एसएससी की क्लास होती है, स्पेशल रीजनिंग की। ठीक है, सीजीएल और सीएचएल जो भी। और इसके बाद आपका जो सैटरडे को बैच चलेगा उसमें होता है आपका बैंक का मेंस। तो इस तरीके से आपकी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो अच्छा बैंक, ये बताओ सैटरडे वाली क्लास में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स हो गए हैं, एक बार बताना कोई। डिसीजन मेकिंग कराया हमने लास्ट, उससे पहले आपके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं एक बार बता दो मुझे। स्टेटमेंट एंड असम्पशन। अच्छा, स्टेटमेंट असम्पशन, डाइस। नहीं नहीं वो तो आपका सी। अच्छा, एसएससी वाला वो। मैं बात कर रहा हूँ सैटरडे को जो बैच चलो ठीक है, इसको सैटरडे को डिस्कस करते हैं। बस यहाँ पर 12 से 2 में ध्यान रखना, एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक टॉपिक रिमेनिंग है ऑर्डर रैंकिंग। बाकी ये जो एसएससी के सिर्फ टॉपिक्स हैं वो आपके 2 से 3 कवर कराए जाएंगे। और बैंकिंग वालों के लिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग तो है ही, उन्हें करना है, पजल और मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, कोई चीज अगर आपकी रह रही हो तो अभी आप मुझे बता दो। ठीक है, इससे मैं ध्यान तो रखूँ। आप एसएससी वाले बैच में डाइस करा रहे हैं ना? वहां पर डाइस करा रहा हूँ। हाँ, तो वो तो हो चुका है, तो फिर मैं वो इसलिए अटेंड नहीं कर रहा था अभी। हाँ ठीक है, लोगों का हो चुका है। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अपने हिसाब से आप लोग क्लासेस कर लिया करो उसमें, क्योंकि वो टॉपिक क्या है रिपीट होता रहता है, मतलब वहां पर क्लासेस। हाँ बताओ प्रेरणा। यस सर। इस क्वेश्चन में मतलब मैं पिछले वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी, सोच के सीटिंग अरेंजमेंट होगा। इसमें थर्ड डिजिट मतलब प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना होता है क्या?
जी नहीं, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो, ठीक है, देख लो एक बार। ये आपके पास 5 नंबर लिखे हुए हैं। इसका none of these होगा क्या? रुक जाओ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर? तो यहाँ पर सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा है? 359। 359 सर। इसका क्या होगा थर्ड डिजिट कौन सा है इसका? 9। 9 एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा आपका यहाँ पर? ये आपका फर्स्ट हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट आपका ये है। 479। तो 479 का पहला नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट डिजिट 4। तो 9 और 4 का आपको प्रोडक्ट बताना है, तो 9 4 36। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है, प्रेरणा एक बार आप रिकॉर्डेड सेशन और देख लेना, फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अभी आपको इतना समझ में आ रहा है उतना देख लो। क्लियर हुआ अभी ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो। सर मोर देन 3। इसको तो वैसे ही आप इजीली कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है? इफ 2 is subtracted from each number then how many numbers does founder odd? आपको पता है कि 2 एक ऐसा नंबर है, अगर आप उसको किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो नंबर ओरिजिनली था उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला। अगर वो इवन था तो इवन ही रहेगा, और अगर वो ऑड है तो ऑड रहेगा। क्लियर है? तो आपको 2 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक कर लो। आई बात समझ में? ये जो पॉइंट बताया समझ में आएगा बेटा? सर रिपीट कर दो प्लीज। मैंने ये बोला कि आप किसी भी नंबर में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, x से भी 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, x में से, y में से भी 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये पूछा जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो इवन होगा या ऑड। तो सिंपल सी बात ये है, 2 को सब्ट्रैक्ट करे बिना ही नंबर जो नेचर था x और y का, वो नेचर सेम रहेगा 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। जैसे कि पहले आप अगर चेक करो, यहाँ पांचों की पांचों नंबर ऑड है, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 653, 445, 167, 357, 477, तो ये अभी भी पांचों क्या है? ऑड के ऑड ही रहेंगे। कोई फर्क पड़ा क्या इसमें? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मोर देन 3। समझ आया? ठीक है, जो लोग आरबीआई का पेपर दे रहे हैं ना, वो ध्यान रखना, बैंकिंग अवेयरनेस आपको तीनों चीज कवर करनी पड़ेगी। बैंकिंग अवेयरनेस तो करनी है और करंट अफेयर्स भी करनी है, और लास्ट में अगर आपको लगे कि थोड़ा सा बचा है दिमाग में तो थोड़ा बहुत स्टैटिक भी पढ़ लेना, लेकिन वो स्टैटिक ध्यान रखना बैंक से और करंट से रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, बता चुका हूँ, इस पर फोकस जरूर करना है, ये अच्छा खासा वेटेज रखेगा और स्कोरिंग करने वाले लोग यहीं पे स्कोर करेंगे। सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना रहती है क्या? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी अलग से, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में जितनी रिक्वायरमेंट होगी वहां पढ़ लेना। हाँ, मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि इसमें रिलेशनशिप कैसे बैठाता है, तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर मैं आपसे पूछूं इन्फ्लेशन का मॉनेटरी पॉलिसी के संग क्या रिलेशनशिप है, अब आप बोलोगे सर ये तो इकोनॉमिक्स आ गई, है ना? इकोनॉमिक्स आ गई, क्योंकि इन्फ्लेशन वर्ड क्या है? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। यस। इन्फ्लेशन का मतलब पता तो होगा आप सबको, पता है जनरल मीनिंग इसका क्या होता है? यस सर। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो चीज आज 10 रुपए की मिल रही है, ये चीज कल 20 रुपए की मिलेगी। मतलब क्या हुआ? पैसे की कीमत घट गई। पैसे की कीमत घट गई, पैसे की कीमत क्यों घट गई? क्यों 10 रुपए की चीज 20 रुपए की मिल रही है? इसका मतलब ये है मार्केट में प्रोडक्ट कम है और पैसा ज्यादा है। राइट। डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, और यहाँ पर मनी भी ज्यादा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मनी, मैं बात कर रहा हूँ मॉनेटरी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। परचेजिंग पावर बेसिकली। हाँ, मनी ज्यादा है। तो मनी ज्यादा, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंच गया है तो आरबीआई क्या रोल निभा सकता है? आरबीआई इस केस में अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, सीआरआर हो गया, एसएलआर, इन सबको इंक्रीज कर दिया।
ठीक है, तो ये जो मनी लोन कम देंगे ना उनको, बैंक लोन तो अपने आप ऑटोमेटिकली कम देंगे, बैंक लोन ऑटोमेटिकली कम देगा जब मैं सीआरआर इंक्रीज कर दूंगा। मतलब मैं अपना ज्यादा से ज्यादा मतलब सीआरआर बैंक क्या होता है, सीआरआर एक तरीके से होता है कि सिक्योरिटी अमाउंट जो आरबीआई बोलती है बैंकों को उनके पास रखने के लिए। अगर ये चीज इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा पैसा आरबीआई की बात देगा। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मैं 20 रुपए साइड से निकाल के रख देता हूं, मतलब 20 रुपए को साइड से निकाल के रख देता हूं फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो अगर एसएलआर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो नेट अमाउंट बचेगा बैंक के हाथ में वो कम होगा। जब नेट अमाउंट कम होगा बैंक के पास तो लोगों के पास तो पैसा कम पहुंचेगा। ठीक है, इसी को मनी कंट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है, अब आप ये समझो कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है जहां जहां वो कनेक्शन है इकोनॉमिक्स का, सिर्फ उतनी रिक्वायरमेंट है, अलग से आपसे कोई पूछेगा नहीं। हाँ वही बोलने वाला था, मतलब इकोनॉमिक्स जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस मतलब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रहता है वो वाला पार्ट बस। तो वही है, उसको कोरिलेट कर रहा है कि आपको टीचर जब पढ़ाएंगे तो कोरिलेट कर देंगे, बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बढ़िया सब्जेक्ट है, मजा आता है पढ़ने में। अच्छा, तो प्रेजेंट में सीआरआर कितना है पता है किसी को? सीआरआर की रेट कितनी है, एसएलआर की रेट कितनी है? पता होनी चाहिए सारी चीजें, बैंक में पूछ लेते हैं इंटरव्यू में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन। इसकी दर है 3% अभी, इसकी 18%। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो बता ही दिया आप लोगों ने, आंसर क्या होगा, मोर देन 3। सर ये तो चेंज होती रहती है लास्ट 3 मंथ के एंड में। नहीं, ये राधिका बाई एनुअल होती, बाई मंथली होती है। तो जैसे अगर जनवरी में आया तो अब मार्च में आएगा, फिर मई में आएगा। ठीक है, चेंज होता रहता है, तो लेकिन आपको रिसेंट पता होना चाहिए बस। ठीक है राधिका, तो जो मैंने आपको बताया ये रिसेंट है। ओके, किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ो ना तो फायदा ही होता है, ज्ञान बढ़ता है एक तो आपका, और आपको मजा आता है, और पढ़ना तो आपको है। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये जो टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपका, ये थोड़ा सा ना मिसलेनियस टॉपिक है, क्योंकि कुछ अलग से भी क्वेश्चन उठा के आपको देता है। वैसे ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड परसुएड। each of which have as many letters between them in the word as they have between them in the English alphabet। क्या समझ आया आपको ये चीज से? 3। ठीक है, इसका मतलब पहले तो समझो, है बता रहा हूँ अभी। हाँ सर, पहले मीनिंग बता दो एक बार। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, वो ये कह रहा है कि आपको वर्ड दे दिया, इस वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर P के बाद क्या आता है, Q के बाद क्या आता है, R S T U V W X Y Z, ये मेरी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं P और R के बीच में कितने लेटर्स का गैप है, एक लेटर का गैप है। और अगर मैं इस वर्ड में देखूं तो इस वर्ड में भी तो एक ही लेटर का गैप आ रहा है P और R के बीच में। तो इसका मतलब P और R एक ऐसा पेयर हो गया जिसके बीच में इस पर्टिकुलर वर्ड में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। क्लियर है बेटा ये चीज? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? सॉल्व करना भी बता रहा हूं किस तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग तो आप पढ़ चुके हो, तो आप तो मास्टर हो गए हो गया, सबकी आपको नंबर क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू याद होंगी, है ना? याद है ना? वेरी गुड। तो बता दो फटाफट से, नाम ले रहा हूं उसका, जिसका नाम लूंगा वो बताना। दीपक पी, दीपक पी पे क्या आएगा प्लेस वैल्यू? दीपक सो गया लगता है। 5 18 19 16 एक, हाँ बहुत जल्दी याद आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना है, अब फटाफट से इसको चेक कर लेंगे। क्या कैसे करोगे, 16 17 18 19 20 21 आगे नहीं, 5 6 7 8 9 10 नहीं, 18 19 ये भी एक पेयर बन गया, 20 आगे नहीं, 19 20 आगे नहीं, 21 आगे नहीं,
ये भी एक पर आ गया 4 और 5। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि ये 4 पेयर जो बने हैं, ये 4 पेयर बने हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब आपने आगे से, मतलब कहने का मतलब ये, जब आपने लेफ्ट से राइट की तरफ उनको देखा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा आता है बोथ साइडेड का, मतलब आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करना पड़ेगा। बैकवर्ड से कहने का मेरा मतलब ये है राइट से लेफ्ट की तरफ भी चेक करना पड़ेगा। तो वही चीज करनी है, फटाफट से देख लो। 5 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4 5 ये पेयर। फिर 21 22 आगे नहीं जाएगा, 19 20 आगे नहीं जाएगा, 18 19 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बैकवर्ड में बना एक पेयर। तो टोटल पेयर बने आपके कितने? 5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? 5। समझ आया? अच्छा सर, ये जीरो गैप वाली भी लेते हैं मतलब? मैंने बिल्कुल। वो अरे तो ABCD लिखा है आपने ऐसे, तो अल्फाबेटिकल सीरीज में D और E के बीच में क्या है? कुछ नहीं। तो यहाँ भी तो कुछ नहीं है। वो क्या कह रहा है? Each of which has as many letters between them in the word as they have it between them in English alphabet. ओके, नो लेटर तो वहां भी ठीक है। ओके सर। एक बार और क्या बताना है? वंस मोर रितेश, सर और एक बार बता दीजिए ना। पूरा क्वेश्चन। हाँ, भाई वो क्या कह रहा है? चलो तुम्हारा नाम ले लेते हैं रितेश। ठीक है, तो जरा बताना है इसके प्लेस वैल्यू फटाफट से। रहने दो, शाम हो जाएगी तुम्हारा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब रितेश क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि जितने रितेश के, रितेश एक वर्ड है, अब रितेश के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनमें से ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स का गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। क्या बात समझ में आई? जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल में मैं लिखता हूं RSTUVWZ, यहां पर R और T के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं रितेश? आपके नाम में R और T के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं? एक ही है ना? तो ये पेयर हो गया, यही बात हो रही है यहाँ पे। समझ आया? तो बेसिकली रितेश में ऐसे कितने देखो जरा सा, 18 19 20 एक हो गया, 21 22 23 10 11 12 13 20 21 22 5 6। ओके, फिर 8 9 10 11 12 13 19 20 21 22 5 6 7 8 9 20 21। एक वर्ड होगा जैसे R और T, बस। इसमें कितने होंगे? 5। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ। सर आपने क्या बोला था, आगे से पीछे, पीछे से आगे देखने का? आगे से पीछे मतलब लेफ्ट टू राइट एक बार चेक करना है, मतलब यहाँ से इस तरफ जैसे चेक ये किया ना। 18 20 तो दिख जा रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मतलब एक ही होगा बस। किसमें? इसमें तो चेक कर लो ना। 21 22 नहीं, 9 से चेक कर लो, फिर 10 11 12 नहीं, 21 22 नहीं, 5 6 7 नहीं, 19 नहीं। अब लॉर्ड वापस चेक करने का मतलब क्या है? राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके देखना है। तो 18 8 9 10 11 12 13 नहीं, 19 20 21 नहीं, 5 6 नहीं, 21 नहीं, आगे 9 नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, देखो यहाँ पर मैंने ये देखा था, यहाँ पे 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 मैच कर गया। ये है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ रिया? मतलब दो नंबर्स के बीच में उतने नंबर्स का आना चाहिए बेसिकली। वही चीज है। सर बोलिए। लेट्स से फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे परसुएड में P16 है और लेट्स से लास्ट में 17 होता, तो फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे नहीं, लेट्स से लास्ट में 15 होता, तो फर्स्ट से लास्ट तो नहीं देखना ना यहाँ पे? एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हो? वापस से बोलो। लेट्स से फर्स्ट अल्फाबेट का नंबर है 16 और लास्ट वाले का 15 होता। एक सेकंड तो रुक जाओ, चेंज कर लेते उसके हिसाब से। 15 होता है यहाँ पे, 15 के हिसाब से क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे O चाहिए। ओ हो जाएगा। नहीं बनेगा। 15 और 16 का तो नहीं बनेगा ना? ऐसे नहीं चेक करोगे, उठ के उल्टा नंबर को कनेक्ट थोड़ी ना करना पीछे से। ठीक है,
ठीक है, आगे चले, क्लियर है सबको यहाँ तक? बता दीजिए। यस सर। चलो चलो भाई, एक टाइप का क्वेश्चन और आ गया है, और ये इस क्वेश्चन को मैं ये बोलता हूं मेरे अकॉर्डिंग, मैं क्या बोलता हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब बोलता नहीं हूँ, स्टेटमेंट है, इसको मैं आखिरी में देखता हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है तो इसे टिक करता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि 35 में से 34 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन होता है एक्चुअली थोड़ा सा रिस्की टाइप क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन इजी भी आ जाता है, कभी कभी इसमें क्वेश्चन ट्रिकी होता है, तो आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। जैसे कि यहाँ क्या पूछ रहा है, इन्होंने आपको एक वर्ड दे दिया इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन वो बना सकता है जिसकी वोकैब अच्छी हो, ठीक है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट दैट इज आई, with the third that is H, with the fifth again third R, and 11th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 E, ठीक है। तो लेटर ऑफ द वर्ड इनहेरिटेंस, विच वुड बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब इन चारों का यूज करके आपको बनाना है क्या, एक लेटर, और लेटर बनाने के बाद आपको ये बताना है, वर्ड बनाना है, सॉरी, then which would be the third letter of the word from the left, मतलब एक वर्ड, एक आपका वर्ड बनेगा, उस वर्ड में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट कौन सा लेटर होगा। if more than one such word can be formed, give y as your answer, if no such word can be formed, give z as your answer, ठीक। अब जितने भी लोग यहाँ पर हायर बोल रहे हो, तो उनके दिमाग में गया हायर, आप लगा के आ गए आंसर आर, आपको मिल जाएंगे 0, आपको मिल जाएगा 0.25 मार्क, ठीक है, समझ गए? क्योंकि दो वर्ड को पता चल गए। हाँ, ये क्या होता है हायर, मतलब गद्दी का मालिक, मतलब हायर मतलब द पर्सन हु इज गोइंग टू सिट एट द थ्रोन आफ्टर हिज फादर, ठीक है। यस। ठीक है, तो ये भी तो वर्ड होता है। अब जब दो वर्ड मालूम पड़ गए तो चुपचाप क्या करना, भाई लगा देना भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, इफ मोर देन सच वर्ड इज फॉर्म्ड, आंसर इज भाई, ये नहीं कि वहां पे तीसरे के लिए सोचने बैठ जाओ कोई, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। आपको बेसिकली अगर दो मिल गए तो आपका आंसर वाई हो गया, समझ आया ये पॉइंट? यस सर। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई एक वर्ड और है, तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े रिस्की होते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, रिस्की होते हैं क्वेश्चन। और अभी तक मैंने अपनी लाइफ में इतने एग्जाम दी जहां पे क्वेश्चन मुझे मिला है, मैं छोड़ के आया हूँ और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और मैक्सिमम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देते, क्योंकि ये ना आपका सही होने से ज्यादा गलत ज्यादा बार हो जाता है, ठीक है। तो 0.25 मार्क्स से 0 अच्छे है ना, अगर नहीं करता तो इसका 0 वेटेज होता, अगर करके आ गया तो इसका 0 माइनस 0.25 मार्क्स वेटेज हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, तो आपके ऊपर आप कितना रिस्क लेकर खेलना चाहते हो, हाँ बोलिए। यहाँ पे तो आंसर ठीक है ना हमारा? यहाँ ठीक है, यहाँ पर जो डिस्कशन गलत चल रहा है ना, अभी अकेले करोगे। अब देखो इसमें कोई ऐसी, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कुछ ऐसा था रीजनिंग जैसा कि आपको एक्सप्लेन करना था, फिर आपको तरीका पता चल गया तो अब आप कर लोगे? यहाँ पे तो डिस्कशन चल रहा था वर्ड के ऊपर। अरे भाई ये तो वोकैब का क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो जयराम जी की हो जाएगी। समझ रहे हो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको कोई और टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ, तो आप कहते हो कि सर ठीक है अब हम तरीके पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन कैसा है, इसका कोई तरीका तो था नहीं ना, तरीका था कोई? जिसको वर्ड पता था उसने आंसर कर दिया, ठीक है ना प्रेरणा? यस सर। तो जितना क्वेश्चन का सिलेक्शन करना जरूरी होता है, कभी कभी कुछ एलिमिनेशन करना भी ठीक है कि भाई ये नहीं टच करना, ये नेगेटिव दिला देगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करो। रितेश फटाफट से बताओगे मुझे इसकी प्लेस वैल्यू? सर बता रहा हूँ। पूरा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सब हो गया, लेकिन नहीं 6 वो एफ का। बहुत बढ़िया। सर 6, याद नहीं। 15, 18, 13, 9, 14, 7। बहुत सुंदर वाले का
M39 सॉरी सर चलो बहुत I बढ़िया said thank you. काम हो जाएगा सर। ठीक है चलो हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड फॉर्मिंग ईच ऑफ व्हिच हैज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है तो चेक कर लो 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 15 16 17 18 19 नहीं 18 19 20 21 नहीं 13 14 3 15 होगा नहीं। ना। देखते हैं 9 10 11 14 15 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने बनने हैं? फॉरवर्ड में तो 2 बन रहा है दो कौन कौन से? सर। 6 7 8 अच्छा सॉरी 9 तो यहाँ है सॉरी ओके। So मेरा तो एक ही बना है, कौन सा? 15 और 13. 14 14 15 ये 13 14 15 तो बैकवर्ड बन रहा है तो फॉरवर्ड का बैकवर्ड नहीं पूछ रहा मैं फॉरवर्ड पूछ रहा हूँ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड नहीं देखा। फॉरवर्ड का तो बस M और N बनेगा ना, बाकी तो एम और एन अच्छा ये कैसे बन जाएगा? कोई एम और एन कैसे बन जाएगा बताओ भाई एम और एन कैसे? सॉरी देखो 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18 19 नहीं 18 19 20 नहीं 13 14 15 नहीं 9 10 11 0 बनना है फॉरवर्ड में 2 3 4 पता नहीं क्या क्या आंसर करना है। यस सर। सर मैंने ठीक बोला सर। बहुत बढ़िया तो 0 तो सबसे पहले ही बोल दिया आपने बिना चेक करे। ठीक है बैकवर्ड में चेक कर लेते हैं बैकवर्ड में कितने बनेंगे 7 8 9 तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 13 14 15 18 19 दो बन गए। कौन कौन से दो? जी से आई और एम से O। ठीक है किसी के कोई ज्यादा तो नहीं बन रहा? भी बता दो। नहीं अमित निमेश दीपक जौशंकर मनीषा महक मुस्कान प्रेरणा पूर्वी राधिका रवनीत ऋषभ रितेश रिया स्वाति उमंग। अच्छा राधिका मैंने आपके दोनों क्वेश्चन के डाउट भेज दिए बेटा ठीक है चेक कर लेना समझ में आ गया या नहीं आ गया। ठीक है एक्चुअली राधिका आपने जो पजल भेजा था ना उसमें ये वाला जो था स्क्वायर के अंदर सर्कल था ठीक है वो मैंने आपको बनाकर दे दिया सॉल्यूशन पूरा लेकिन अगर आप उसके क्वेश्चंस भेज देते मुझे तो मुझे समझ में आया था कि उसमें आंसर क्या करना है। ठीक है एक बार आप देख लेना सॉल्यूशन को अगर आपसे क्वेश्चंस के आंसर हो रहे हो तो ठीक नहीं तो क्वेश्चन ही फॉरवर्ड कर देना। ये वर्कशीट का क्वेश्चन था सर कौन सा या वाला? मतलब कहीं और से? यही जो क्वेश्चन आप बोल रहे थे राधिका ने भेजा था इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था इसमें ये टेबल थी ठीक है और ऐसे करके सर्कल में सर्कल वाला रिंग में नॉर्मल था उसके बाद ये लोग कार्ड्स खेल रहे थे तो जिसके पास हार्ट आ रहा था स्पेड और एस उसके अकॉर्डिंग इनका अरेंजमेंट को चेंज कर रहे थे। अच्छा बीच में मतलब कार्ड्स दे दिए और बाहर पर्सन दे दिए। हाँ 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 और राधिका आप मुझे पूरा क्वेश्चन भेजोगे तब मैं आपको वो चीज बता पाऊंगा क्योंकि उसे कैसे अरेंज करना है। ठीक है ठीक है बेटा चलो बताइए। देखो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है इसको देखो मिसलिनियस क्वेश्चन इसमें से काफी सारे आते हैं इसमें कुछ मेंस के वैल्यू है क्वेश्चन 19 पी की है 16 सर प्लेस वैल्यू बता रहा हूँ इसकी एस की है 19 इसमें जरूरत नहीं है लेकिन बता पी की है 16 पी की हाँ और पी सर की ये और सर एल की 12 ई की 5 सर ये टेबल से देख के बता रहा है। 14 हाँ सर मैंने टेबल याद करी थी वो चिपकाया हुआ था दिख ही नहीं रहा था अभी दिखा मैं वो गेट के पीछे था। अच्छा बहुत बढ़िया इसको ऐसे नहीं करना है पेपर में लिखने के लिए नहीं देंगे वो आपको याद रखना टाइम मैं बता चुका हूँ ना आपको एक बार मेरे से लफ शीट छीन ली थी मैंने शायरी दिखाई थी एक बार तो कहीं कॉपी के बीच में लिखेंगे ना सर लास्ट पेज पे नहीं लिखेंगे। वो सब चेक करने आएंगे टेंशन मतलब पूरा चेक कर लेंगे आप चेक करते हैं वो। हाँ और क्या तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ रफ शीट उठा के ले गए थे मेरी मैं होशियार बन रहा था पेपर शुरू होने से पहले रफ शीट मिलती है उसमें हाँ मतलब जैसे फर्स्ट पेज या लास्ट पेज पे लिखा हो तो चलो मतलब दिख भी जाता है बीच में किसी पेज पे लिखा होगा तो फिर इतने थोड़ी ना थे 2 रफ पेज थे 3 वो 3 उठा के चेक कर लेते हैं ऐसे हिला के। अच्छा और अगर ऐसा मतलब खामखा रिस्क क्यों लेना है? हाँ, ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं कि वो आपको एलिमिनेट कर देंगे एग्जाम से पहले वो उनका कहने का मतलब ये है
वही, हाँ पता नहीं बोलो। चलता कौन घर पे लड़के आए, पता नहीं क्या करके आए, क्या दिमाग में सोचे और क्या ही करते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इस बात का भी ध्यान सर रखेंगे। इसका एम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देंगे। इफ इन द वर्ड स्प्लेंडर ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, मतलब यहाँ पर वोवल्स कौन कौन से, ई है और ओ है, राइट। इसको हम चेंज कर देंगे नेक्स्ट में। F R एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, तो कॉन्सोनेंट्स को चेंज कर दोगे प्रीवियस में। अब यहाँ पर अगर कितनी गलत बात है ये, क्या, इसमें इन्होंने लिखा ही नहीं कि अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज हमें देखना है कि नेक्स्ट लेटर किसका। मैंने एस की जगह पे पी कर दिया, मतलब ऐसे करके किया है कि इसमें ही वर्ड में ही जो उसके अगले वाला लेटर था ऐसे चेंज कर दिया। एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया ना। लिखा ऑलरेडी। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पे एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता, 0.25 कहाँ मिलता लिखा है। हुआ है लेकिन सर कि पता है वो अल्फाबेटिकल वैसे ही जनरली वैसे जनरली मैंने किया है। हाँ, जनरली इन क्वेश्चन में हमेशा अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से जाना, ठीक है, लिखा भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, पर कम से बस कम उसमें वही बात में हुआ था गलती। कि जो जब कॉन्सोनेंट की बात आई ना, तो मतलब हम्म। जो लास्ट वाला वर्ड है तो मतलब उसमें तो प्रीवियस हो गया, पर फर्स्ट वाले एस को कैसे चेंज करोगे? बस तो ये तो दिमाग फिर लगाना वहां था। फिर वहां से फिर अल्फाबेटिकल से मैंने करना उस पड़ा। पे भी दिमाग लगाया और मैंने आर लिख दिया कि चलो अच्छा, सर्कुलर में ऐसे घूमते हैं, और हाँ रोटेशनल कर दिया ना। ज्यादा चलो ही। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो यहाँ से दो चीज सीखने को मिलेंगी। पहली चीज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो आंसर हो जाएगा एम। लेकिन यहाँ पर क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी, तो आंसर है नहीं। सिर्फ उसको चेंज कर लेते ना। सिर्फ डायरेक्ट जाते और उसको फोर्थ लेटर को ही देख लेते, कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, उसका चेंज कर देते। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो वर्ड ऐड कर देते यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड कर देते, अगर क्योंकि करते भी हैं, क्वेश्चन 2 बन जाएंगे आपके यहाँ से। देन अरेंज देम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। तो उस केस में फिर आपको ये करना पड़ता, फिर आप यहाँ पर अरेंज करते इसको। क्या आता है आपका, पहले सी आता है, फिर एफ आता है, फिर आपका क्या आएगा, के आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ पी क्यू आर। तो उसके बाद आंसर आपका हो जाता है ये। सर डी का नेक्स्ट ई होगा जहां आपने सी लिखा है। अच्छा जी, डी का नेक्स्ट ई होगा जहां आपने सी लिखा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। तो ई क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है राधिका? ई को एफ बनाऊंगा या सी डी बनाऊंगा? यहाँ पर कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में चेंज करना राधिका। कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, तो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में करोगे, डी को सी करोगे बेटा, डी को ई नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट ऐड नहीं करते तो ठीक है भाई, डायरेक्ट कर देते। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ऐड होता तब आपको ये लिखना पड़ता, फिर कन्वर्ट करना पड़ता, फिर आंसर देना पड़ता। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए? सर ये क्या किया, CFT ये कैसे आया? ये क्या किया मैंने क्या किया, इतना काम करवाने के बाद आपसे मैंने एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया, देन अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, और उसके बाद बोल रहा हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा ओके ओके समझ गए सर। हाँ, तो जब ये लिखा जाएगा स्टेटमेंट में तो आपको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अल्फाबेटिकल सीरीज में तो हम पहले वाले को जमा लेना और फिर उसका फोर्थ देखना, तब भी तो सेम आएगा। नहीं यार, क्यों? अगर यहाँ पर एक जगह ओ लिखा है तो ये क्या करेगा, आपको वोवल है चेंज टू द नेक्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर आपका लिखा है एम, तो सॉरी एन लिखा है, देखो इसमें ना आपको हो जाएगी कंफ्यूजन अगर आप इस तरीके डायरेक्ट इसमें चेक करने की कोशिश करोगे। आप करना तो अपने रिस्क पे करना, गलत होने की पूरी चांसेस है उसमें, क्योंकि अगर कंसेक्यूटिव लेटर दे देंगे। मतलब डिस्कस कर रहा हूँ कि हम मतलब वहां पर कर सकते हैं क्या ऐसा? करके देख लेना एक बार, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि रिस्की होगा वो फालतू में, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो 20 सेकंड में कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता वो सही रहेगा करना उस तरीके से कि डायरेक्ट पहले इसमें चेंज करके फिर अल्फाबेटिकल में लगाना। वो थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है, मैं बोलूंगा मत करना, ठीक है। चलो देख लो ये वाला क्वेश्चन।
इसमें मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर दिमाग लगाना पड़ जाए आपको, वो भी कराऊंगा मैं आपको लास्ट में। अच्छे क्वेश्चन आते हैं मेंस में तो वैसे भी हमेशा। ठीक है, आप लोगों के अगर डाउट्स वगैरह ज्यादा हो तो मुझे बता देना। आप लोगों के लिए मैं डाउट क्लास अरेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैंने एक बैच के लिए करा है, उनके डाउट से आप लोगों के डाउट्स अगर ज्यादा हो तो बता देना। एक आधा डाउट होंगे तो ऐसे ही हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कंसीडर द वर्ड एब्सोल्यूट। अरेंज द वॉवल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ओ, यू है, ओ नहीं है। इसे लेफ्ट टू राइट क्या करना है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले क्या आएगा? ए, फिर ई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, एंड देन कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स इन ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे आपको क्या अरेंज करने हैं? कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है। कॉन्सोनेंट ये है आपके, तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे? बी, फिर क्या हो जाएगा आपका? एल, एस और टी। ठीक है, now take the next alphabet for each letter in the change arrangement. Okay, now take the next alphabet for each letter in the change arrangement. इस लाइन का मतलब बताओ क्या है? ए का बी ऐसा करना है। हाँ, एक सेकंड, लेकिन फिर आंसर में तो सी है ही नहीं। हाँ इसमें आंसर में गड़बड़ थी, मुझे याद आया, मैंने चेंज नहीं किया था। नाउ इसमें टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच। तो इसका हो जाएगा आपका बी, इसका होगा एफ, इसका होगा पी, यू, वी, सी, एम, एस, टी, टी, यू। इसका आंसर होगा आपका सी। आप इसको यहाँ पर आंसर नीचे लिख लेना, आंसर की में क्वेश्चन नंबर 15 आंसर सी। ठीक है, ये मिस्टेक है इसमें ऑप्शन में। ठीक है सर, बोलिए। ऐसे भी तो हो सकता था, लेट्स से एब्सोल्यूट लिया हमने और यहाँ पे हमने जो वॉवल्स हैं उनकी लोकेशन पे उठाई और उन्हीं प्लेसेस पे हमने वॉवल्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। Consider the word absolute. Arrange the vowels in alphabetic order from left to right, and then consonants alphabetic from left to right. देखो अगर ऐसा होता तो लिखा होना चाहिए, बाकी मैं करके देख लेता हूँ एक बार। अगर आप बोल रहे हो आंसर तो नहीं आएगा, आई मीन नन ऑफ देम। मैंने भी करके देखा, ऐसे आंसर नहीं आया। नहीं आएगा तो आपको नहीं करना, इतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है अरेंज द वॉवल्स अल्फाबेटिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन कॉन्सोनेंट्स, नहीं वो चीज आप जो बोल रहे हो प्रेरणा, वो चीज नहीं एप्लीकेबल होगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एंड देन लिख दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने लिख दिया एंड देन, पहले वॉवल्स एंड देन ऑल कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सिंपल से वो तरीके से करना है, इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना क्वेश्चन नंबर 15 आंसर सी। ठीक, चलो और बताओ, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रितेश? नो सर, नो सर। ठीक, नहीं सर, नहीं है। ठीक है। डाउट में रहता है क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, राधिका क्लियर है? रिया, ऋषभ, पूर्वी, मुस्कान? मुस्कान आप चुप चुप कैसे हो आप? यस ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा मुस्कान, ठीक है। ये जो इंटरव्यू हुआ था आपका, तो सर जी। इसका रिजल्ट कितने टाइम तक आ जाता है वैसे? 15-20 दिन लगते ज्यादा से ज्यादा। सर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था?
नहीं जाना पड़ा लखनऊ। था, टूर करके हैं सर लखनऊ का। सर ज्वाइनिंग सर, तो लेट इसमें- आएगी ना? हाँ ज्वाइनिंग तो 4 पता नहीं आ भी सकती, जल्दी नहीं भी, और डिपेंड करता है मैं शायद करना भी है नहीं करना आएगी मेरे तो आप ऊपर। छोड़ देंगे यहाँ? पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं देखता हूँ, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं ओके है। अनिमेश। छोड़ देंगे सर, छोड़ देंगे। ऐसा पर सर नहीं है हमारा देख। हाँ, नहीं हमारा सिलेबस कंप्लीट हाँ करवा भाई दो। आपका सिलेबस कंप्लीट करा दो, सब सेल्फिश है दुनिया में, सब सेल्फिश है। बिल्कुल सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम दिल ऑब्वियसली से आप वो चाहते हैं कि करेंगे। आपकी जॉब लगे, लेकिन एग्जैक्टली। हमारा सिलेबस सच्ची में पूरा करा जाना आप। ठीक ठीक वरना ठीक आप जितने भी की तो लग टीचर्स जाएगी, चेंज हो रहे हैं हमारी उसके नहीं बाद होगी ना मजा ही फिर। नहीं आता क्लास में, इतना ठीक। बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टीचर से पढ़ने की आदत पड़ जाती है ना, तो ठीक, फिर ठीक। नहीं बन वो पाता फ्रीक्वेंसी सेट हो वैसे। जाती है आप सर। एक्स्ट्रा क्लासेस ले लीजिएगा। ठीक, मैं घर पे आके पढ़ा दूंगा सब लोगों को बस, ठीक है। हम आधी आधी रात को भी पढ़ लेंगे सर। सर ठीक है, Yes, ठीक मैं है। तक भी सर कैसे आएंगे? आधी रात को आएंगे क्या पढ़ाने? चलो घर ठीक से है, पढ़ा ठीक देंगे, कोई बात नहीं। सर, इसमें पोस्टिंग क्या ऑल ओवर इंडिया होती है क्या, आप वाली है। नहीं स्टेट जो- स्टेट तो आप प्रेफर करते हो उसके हिसाब से। तो कौन सी स्टेट की अप्लाई की आपने? जहाँ का मैं हूँ, यूपी का। आगरा, आगरा का। ठीक है, ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। चलो ठीक हो है, जाएगा। देखते हैं ऊपर वाले के हाथ में हम तो। नहीं नहीं सर, लखनऊ हो गया। से नहीं, लखनऊ से नहीं हूँ मैं, आगरा से। हाँ यार अच्छी ये हुई तो तो जी जी जी। फिर ऑफिस हो गया आप सब तो। ठीक है चलिए फिर, थैंक यू सर। चलो ओके बाय बाय बेटा।